वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे फुटिंग डिजाइनिंग और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था। आज हम उसका सलूशन करते हैं। ठीक, चलो तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में हमारा क्या क्या गिवन डाटा है, उसी के आधार पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिजाइन अ आइसोलेटेड फुटिंग टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1200 किलो न्यूटन। मतलब ये आपका मैंने एक फुटिंग बनाया है और इसमें बोला जा रहा है ये फुटिंग जो हमारा कैरी कर रहा है वो कितना 1200 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा है। ठीक, 1200 किलो न्यूटन, ये इतना इसका लोड आ रहा है। उसके बाद आगे बोल रहा है थ्रो अ कॉलम साइज ऑफ 450 इंटू 450 mm। मतलब मैंने देखो यहाँ टॉप व्यू भी बनाया है, तो मतलब कॉलम की साइज आपको ये 450 mm इधर भी और 450 mm इधर भी, दोनों साइज इतनी दी गई है कॉलम का टॉप व्यू से मैंने बताया। ठीक, चलो उसके बाद बोला है हैविंग चार नंबर ऑफ बार, वो भी 25 mm डाया के। मतलब इसमें जो कॉलम में आपका रेनफोर्समेंट किया गया वो ऐसे 4 नंबर ऑफ बार्स, ऐसे मान लो 4 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए हैं और कितने 25 mm डाया के, ये 4 बार और 25 mm डाया के प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद बोल रहा है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज 105 किलो न्यूटन। मतलब यहाँ नीचे से जो आपका सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है 105 किलो न्यूटन। आप ऐसे यहाँ लिखते चलिए, क्यू की वैल्यू कितनी दी है 105 किलो न्यूटन। ये ठीक, ये पर मीटर क्यूब में होती है, ये भी कर लो पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, इतनी इसकी बियरिंग कैपेसिटी है। उसके बाद बोला है एज्यूम फुटिंग टू बी 1.25 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। मतलब अगर आपका ग्राउंड लेवल मान लो यहाँ पे है, मैंने कल ये क्वेश्चन बताया था, बोला था आप सब लोग सॉल्व करिए। ठीक, तो करे होंगे सब लोग, तो मैच कराते चलिएगा। तो ये आपका मान लो ग्राउंड लेवल है। अब बोल रहा है कि एज्यूम करो फुटिंग इज टू बी 1.2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। मतलब आपका जो फुटिंग है वो ग्राउंड लेवल से 1.25 मीटर नीचे है कुछ यहाँ पे, और डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना बता सकते हैं तब आप, इतना आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग तब होगा, थिकनेस प्लस इतना ऐड करोगे तब आपका डेप्थ ऑफ फुटिंग आएगा। तो ये बोला है। उसके बाद बोला कि आपका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेना है वो कितना लेना है M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और Fe 415 का आपको स्टील बार यूज करना है। और ये भी लिख दो लोड कितना आ रहा है, एक्सियल लोड 1200 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड आ रहा है। ठीक, कॉलम की साइज तो यहाँ लिख दी, एक बार और लिख दे। यहाँ कॉलम का क्रॉस सेक्शन जो है जिसे हमने A इंटू बी बोला है वो कितना दिया है 450 इंटू 450 mm, ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिया है। तो ये आपके गिवन डाटाज हो गए जो आपके क्वेश्चन में दिए। अब हम चलते हैं सीधे फॉलो करते हैं, जो जो मैंने स्टेप लिखवाया था वैसे वैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपका क्या था, लोड को कैलकुलेट करना। ठीक, पहला क्या था लोड कैलकुलेशन, लोड कैलकुलेशन। ठीक, तो क्या करते थे, पहला आपका काम होता था जितना आपका एक्सियल लोड आता था वो ले लो, कितना आ रहा है यहाँ पहले लिख दोगे एक्सियल लोड ऑन कॉलम, एक्सियल लोड ऑन कॉलम वो हम देखते थे कितना आया है इसमें 1200 किलो न्यूटन। उसके बाद हम क्या करते थे 10% किसके लिए लेते थे, अगर मुझे सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग निकालना होता तो हम 10% ऑफ एक्सियल लोड लेते थे। मतलब यहाँ अगर मुझे निकालना हो सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग तो क्या करते थे 10% ऑफ जो आपका एक्सियल लोड आए P उसका करते थे। मतलब 10% आप कर देंगे इस 1200 किलो न्यूटन का, तो कितना आएगा, इससे गया ये, तो ये आ गया 120 किलो न्यूटन। अब यहाँ से आप टोटल लोड निकाल सकते हैं। टोटल लोड कितना आ रहा है, जोड़ दो 1200 प्लस 120, 1200 प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा 1320 किलो न्यूटन।
ये इतना आपका टोटल लोड आ रहा है। ठीक, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता था, स्टेप नंबर 2 हमारा होता था एरिया ऑफ फुटिंग को निकालना। एरिया ऑफ फुटिंग ये निकालना, कितना हमें रिक्वायर्ड है इसमें हम ये निकालते हैं, ये भी समझिए। ठीक, कितना रिक्वायर्ड है ये हम निकालेंगे। ठीक, चलो तो इसको कैसे निकालते थे, हमें एरिया निकालना हो तो क्या करते, क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल लोड और जो सेप बियरिंग कैपेसिटी दी थी सॉइल की वो उससे डिवाइड कर दो। टोटल लोड डिवाइड कर दो सेप बियरिंग कैपेसिटी से। अब टोटल लोड कितना आ रहा है, 1320 किलो न्यूटन। और आपका कॉलम का जो कॉलम पे क्या जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, आपका है 105 किलो न्यूटन का। ठीक, 105 किलो न्यूटन का। ठीक, यहाँ देखो इसकी मैंने यूनिट क्यूब लिखा दी, ये स्क्वायर रहेगी, ये यहाँ भी लिखा था स्क्वायर, क्योंकि यूनिट 105 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये किलो न्यूटन से किलो न्यूटन गया और इसको जब डिवाइड करोगे, एक सेकंड कैसे, चलो तो अगर हम इसको डिवाइड करें 1320 डिवाइड बाई 105 तो ये सॉरी 150 कर दिया, 1320 डिवाइड बाई 105 तो ये आ रहा है 12.57 मीटर स्क्वायर। कितना, 12.57 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ फुटिंग, इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ देखो हमें एरिया मिल गया ना। अब यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ता है कि आप फुटिंग सर्कुलर बना रहे हो, सॉरी सर्कुलर भी, या आप रेक्टेंगुलर बना रहे हो या स्क्वायर बना रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उसी हिसाब से आप यहाँ लेंथ और विड्थ निकालोगे। कैसे, अभी देखो पता चलेगा। जैसे मैं मान ले रहा हूँ, मैं फुटिंग जो यहाँ प्रोवाइड करूंगा वो स्क्वायर फुटिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ ऐसे लिख दो, लेट अस एज्यूम स्क्वायर फुटिंग। मैं एक स्क्वायर फुटिंग को एज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक, अब स्क्वायर फुटिंग एज्यूम कर लिया तो मतलब यहाँ लेंथ बराबर विड्थ होगा, यहाँ लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होंगी। ठीक, चलो तो इस हिसाब से मैं अगर ऐसे लिखूं कि एरिया बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, L इंटू बी, और यहाँ दोनों बराबर है तो एरिया बराबर L, अब दोनों बराबर है तो यहाँ ऐसे L का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो एरिया मुझे मालूम है कितना, 12.57 का स्क्वायर, अब यहाँ L। ठीक, तो यहाँ से लेंथ अगर मुझे निकालनी हो तो क्या कर दो, इसका अंडर रूट कर दो, इसको इधर भेजोगे तो अंडर रूट आ जाएगा। ठीक, तो अंडर रूट में 12.57 करूंगा तो कितना आ जा रहा है, 3.54। तो यहाँ लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 3.54, ये हमारा लेंथ आ गया। सेम ऐसे दोनों बराबर है तो विड्थ की वैल्यू भी हमारी 3.54 आ गया। ये तो हमारा रिक्वायर्ड है, इतना हमें रिक्वायर्ड है। ठीक, तो हम हमेशा जानते हैं जब भी डिजाइनिंग करते हैं जितना हमें रिक्वायर होता है उससे हम ज़्यादा ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये 3.54 लेंथ है और ये 3.54 विड्थ है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के हम लेके हमेशा चलेंगे। हमें पता है ना रिक्वायर्ड से हमेशा हम ज़्यादा ही लेके चलते हैं। अब चाहे आप 3.6 कर लीजिए, चाहे 7 कर लीजिए, चाहे 8 कर लीजिए। चलो मैं मान ले रहा हूँ 3.7 मीटर ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये विड्थ भी हम स्क्वायर मान लें तो दोनों बराबर, तो 3.7 का विड्थ भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार मैं अगर प्रोवाइडेड एरिया मतलब ए प्रोवाइडेड की वैल्यू निकालूं तो कितना, मतलब ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, 3.7 इंटू 3.7, मतलब अब एरिया आपका हो गया 13.69 मीटर स्क्वायर, 13.69 मीटर स्क्वायर। ये हम एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं और ये हमारा एरिया आया था रिक्वायर्ड एरिया। ठीक, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आया था, ये हमने रिक्वायर्ड निकाला है और ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें लेंथ विड्थ और प्रोवाइडेड एरिया की वैल्यू मिल गई। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब बढ़ जाओ स्टेप नंबर, चलो स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 क्या होता था, हम कैलकुलेट करते थे कि अपवार्ड प्रेशर कितना आ रहा है, अपवार्ड सॉइल फोर्स कितना आ रहा है, अपवार्ड
सॉइल फोर्स ये कितना आ रहा है। तो इसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या, Q इक्वल टू, अगर मतलब एक्सियल लोड नहीं आ रहा है तब, मतलब कोई इसेंट्रिसिटी नहीं आ रहा है तब क्या करते थे, Q इक्वल टू P बाई ए करते थे। अब P हमें मालूम है कितना है, 1500 किलो न्यूटन, और एरिया अभी हमने रिक्वायर्ड एरिया निकाल लिया। ठीक, तो अभी कर दें, तो 1500 को डिवाइड कर दे। अभी रिक्वायर्ड एरिया कितना निकाल, देखो इस वाले कॉपी में कितना रिक्वायर्ड एरिया हमारा आया था 13.69, डिवाइड कर दो 13.69, चलो डिवाइड करो कितना आ गया, 1500 डिवाइड बाई 13.69, तो ये आ गया 109.56। कितना आया, 109 है, सॉरी 10956, ठीक, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो Q की वैल्यू आई, और हमने नोट पॉइंट में लिखा है जब हम अपवार्ड सॉइल फोर्स निकालते तो इसको हम फैक्टर्ड करके लेके चलते, मतलब QU अगर निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वैल्यू को, 109.56 को कर दो इंटू 1.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 164.35। यहाँ देखो हम लोग से एक गलती हो गई, ये P की वैल्यू 1500 नहीं 1200 है, ठीक, तो 1200 को आप डिवाइड करोगे 13.69 से, तो ये आ जाएगा 87.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद जब इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 131, इसे हटाओ, QU बराबर क्या करते हैं 87.65 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा 131.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। ये आपका आ गया अपवार्ड सॉइल प्रेस फोर्स, ठीक। यहाँ से हमने अपवार्ड सॉइल फोर्स निकाल लिया। अब इसके बाद आपका स्टेप चालू होता है, स्टेप नंबर 4। अब यहाँ सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्टेप फोर्स में हम निकालते हैं थिकनेस ऑफ फुटिंग, थिकनेस ऑफ फुटिंग, ठीक। अब थिकनेस ऑफ फुटिंग कैसे निकलती है, तीनों चीजें देखते हैं कैसे, बेंडिंग मोमेंट, वन वे शियर, टू वे शियर, उसके आधार पे हम क्या निकालते हैं, थिकनेस ऑफ फुटिंग को। चलो, तो इसमें क्या क्या देखना है, पहले हमें देखना है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, उसके बाद वन वे शियर, फिर हम देखेंगे टू वे शियर, ठीक। इन तीनों में से जो वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, जो मैक्सिमम आएगा वही हमारा थिकनेस ऑफ फुटिंग डिसाइड करेगा, ठीक। चलो, तो अब निकालते हैं फर्स्ट केस, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। अब यहाँ फॉर्मूला थोड़ी हमें निकालना, अब हमें फॉर्मूला मालूम है, बस रखते चले जाओ, ठीक। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब हमें डायग्राम मालूम है, देखो डायग्राम ये हमारा रहा, ठीक। तो जब हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है उसमें हमें क्रिटिकल सेक्शन पहले मानना पड़ेगा। तो क्रिटिकल सेक्शन, चलो मैं मान ले रहा हूँ, ये मैंने फिगर बनाया ना, चलो मैं मान ले रहा हूँ ये मेरा कंक्रीट का सेक्शन है, ये मैं कंक्रीट का सेक्शन मान लिया। तो मेरा क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पर बनता है, एकदम फुटिंग के फेस पे, एकदम यहाँ पर बनता है, ऐसे फुटिंग पे फेस पे, ठीक। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होती थी, ये वाली डिस्टेंस हो जाती थी L माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, माइनस में यही होता था, मैं और भी माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक। तो L माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हमें ये डिस्टेंस मिल जाती थी, ठीक। तो इस डायग्राम से हम क्या निकाले थे, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, बेंडिंग मोमेंट इन x डायरेक्शन और बेंडिंग मोमेंट इन y डायरेक्शन, ठीक। तो ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम हमने निकाला था बेंडिंग मोमेंट इन x डायरेक्शन। अब इसका फॉर्मूला क्या निकाला था, QU इंटू बी ब्रैकेट में L माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ऐसे मैंने बेंडिंग मोमेंट ऐसे y डायरेक्शन निकाला था, Q की जगह बस दूसरा आ जाता था L, और यहाँ पर L की जगह पर b माइनस स्मॉल b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, ठीक। ये हमने फॉर्मूला निकाला था कि बेंडिंग मोमेंट अगर मुझे x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में निकालना हो तो कैसे निकालोगे। अब
ठीक, तो ये सब मालूम हो गया। अब देखो दोनों स्क्वायर फुटिंग है तो सब वैल्यू सेम है। अब एक का निकालोगे दूसरा वही सेम आएगा। ठीक, तो यहाँ पर एक का निकाल लो। अब क्यू यू की वैल्यू अभी ऊपर निकाली, कितना 131.48, ये क्यू यू था। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमने अभी यहाँ निकाला, तो बी हमने मान के चला 3.7 मीटर, ये हमारा आ गया 3.7 मीटर। एल भी हमने 3.7 ही माना है, 3.7। और ए की वैल्यू ये हमारा ए और बी ये कॉलम की साइज रहती है। ठीक, तो इसे लोगे 450 mm है तो इसको मीटरों में बदलोगे तो 0.450 मीटर आ जाएगा। ठीक, स्क्वायर कर दो, इसका डिवाइड कर दो 8 से, देखो कितनी वैल्यू आएगी। जो ये वाली वैल्यू आएगी वही सेम यही है, सब वैल्यू सेम है ना। देखो क्यू यू की वैल्यू भी सेम है, एल की वैल्यू भी सेम है, और बी की वैल्यू भी सेम है, और स्मॉल बी की वैल्यू भी सेम है, और ये भी सेम है। तो बेंडिंग मोमेंट दोनों बराबर ही आएगा। करो 131.48 इंटू 3.7 इंटू ब्रेकेट में 3.7 माइनस 0.450 का होल स्क्वायर। ठीक, और इसे डिवाइड कर दो 8 से, तो ये आपका आ जाएगा, एक बार में देखो, चलो सही है, कितना आया 64230, इतना आपका क्या आ गया बेंडिंग मोमेंट। किलोमीटर इंटू मीटर, इतना ये भी आएगा 64230 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका आ गया बेंडिंग मोमेंट। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं। ठीक, ये तो अब यहाँ कैलकुलेशन आसानी है, बस फॉर्मूले पे रखते जाओ। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं, डेप्थ को। अब थिकनेस कैसे निकालोगे, अब एक फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, क्या, बेंडिंग मोमेंट mu इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ से डेप्थ अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अंडर रूट में इधर भेज दो m अपॉन क्यू इंटू बी लिख दे, ऐसे लिखते थे ना, पीछे हम ये करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख दो, दोनों सेम ही है मूवमेंट की। तो मूवमेंट की वैल्यू कितनी है 642.30, और ये किलो न्यूटन मीटर में है तो इसे 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दो इंटू। और क्यू की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, ग्रेड ऑफ स्टील के आधार पे। तो ग्रेड ऑफ स्टील कैसे, ऐसे देखो एक चार्ट बनाए थे क्यू की वैल्यू, और यहाँ पर यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील, यहाँ की क्यू की वैल्यू, जैसे Fe 250 है, या Fe 415 है, या Fe 500 है, तो उसी के आधार पर निकालते थे। ठीक, चलो, तो यहाँ पर Fe 250 के लिए क्या होता था 148 FCK, और ऐसे सेम ऐसे इसका निकालना हो तो 0.138 FCK, ऐसे 500 के लिए निकालना होता था तो 0.134 FCK। ठीक, ये हम पीछे पढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा ग्रेड है, Fe 415 वाला, तो ये वाले यूज कर लो 0.138 इंटू FCK की वैल्यू कितनी थी 20 या 25, 20 कितना था 25 है। ठीक, इंटू, और B की वैल्यू कितना निकाले हमने, B हमने निकाला 3.7 मीटर। ठीक, चलो, तो ये हमने सब वैल्यू रख दी। अब देखो ये मीटर में है, इसको mm में बदल दो, इंटू एक मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, निकाल लो कितनी वैल्यू आएगी। देखो अंडर रूट में 642 इंटू 30 इंटू 10⁻⁶, अंडर रूट 642.30 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 0.138 इंटू 25 इंटू 3.7 इंटू 1000। तो यहाँ पर आपका जो डेप्थ आया 224.31 इतना mm, ये हमारा डेप्थ आया। और ये डेप्थ हमारा कितना रिक्वायर्ड डेप्थ आया, इतना हमें रिक्वायर्ड है। ठीक, जब रिक्वायर्ड डेप्थ आया तो इससे हम ज़्यादा ही एज्यूम करके चलते हैं। ठीक, हमने एक पॉइंट पढ़ाया था शुरू में, फुटिंग डिजाइनिंग जब मैं पढ़ा रहा था तब वहाँ पर मैंने पढ़ाया था कि हम मिनिमम से मिनिमम डेप्थ कितना लेके चलते हैं फुटिंग की। तो फुटिंग की मिनिमम से मिनिमम डेप्थ हम 0.5 मीटर लेके चलते हैं। तो हम ऐसे लिखाए थे, वी कंसीडर्ड मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना लिखाया था 0.5 मीटर। इसका टू मतलब इसे mm में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 500 mm, इतना हमें रिक्वायर्ड फुटिंग की डेप्थ होती है।
अब इसको इसी के आधार पे हम नया डी निकालेंगे। कैसे? तो डी बराबर स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस कवर को हम माइनस करते। अब यहाँ कवर दिया नहीं था और माइनस कर दो डाया ऑफ बार का, डाया ऑफ बार बाई 2। अब ये कैसे लिखा अभी बता रहा हूँ। देखो ये आपकी फुटिंग है ना, यहाँ फिगर में देखो ये आपकी फुटिंग है, यहाँ कहीं रेनफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये वाली वैल्यू आपकी रहती है स्मॉल डी। अब यहाँ कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये टोटल कैपिटल डी में से ये कैपिटल डी आपकी टोटल डेप्थ है। अब इसमें से मैं कवर को माइनस कर रहा हूँ, उसके बाद इसके सेंटर से ये डी होता है, तो ये जो डाया ऑफ रेनफोर्समेंट है, ये डाया ऑफ बार, इसका हाफ कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इतना कैलकुलेशन तो हम करते आए हैं। चलो तो यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू हम कितना मान के चले, 500 mm माइनस। अब कवर यहाँ अज्यूम कर लो, मैं यहीं अज्यूम कर दे रहा हूँ। कवर मैंने अज्यूम चलो कर लिया, कितना कर ले, चलो 75 mm हम मैक्सिमम लेके चलते तो 75 कर ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम 75 mm कर लिए माइनस डाया ऑफ बार। अब यहाँ फुटिंग का हमने अभी तक मतलब बार का डाया दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ भी हम क्या कर लें, एज्यूम ही कर लो। कितना, चलो तो यहाँ 20 mm एज्यूम कर ले रहे हैं, तो माइनस का 20 mm डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से हमें ये हमारा प्रोवाइडेड डेप्थ हम एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक, तो 500 माइनस का 75 माइनस का 10, तो यहाँ पर आ गया 415 mm। ये हम क्या कर रहे हैं, प्रोवाइडेड मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा प्रोवाइडेड है और रिक्वायर्ड हमें इतने का ही था, लेकिन हम हमेशा ज़्यादा ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक, चलो समझ में आया ना कैसे क्या करना है। ठीक, अब हम अगला हमारा क्या होता था कि हम वन वे सीयर चेक करेंगे, उसके बाद 2 वे सीयर को। ठीक, तो डालिए स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 क्या है, वन वे सीयर। ठीक, चलो तो इसमें आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है, जो आपकी सीयर फोर्स आ रही है, उसके बाद आप सीयर फोर्स PU निकालेंगे तो सीयर स्ट्रेस भी निकालेंगे। ठीक, तो मैंने आपको सीयर फोर्स के लिए फॉर्मूला बताया था, क्या, VU इक्वल टू, याद है कि नहीं, देखो मेरे पास ये है, मैं फिर से रिवीजन कराते चलूंगा जिससे आप सबको क्लियर रहे। एक सेकेंड, ये रहा, देखो क्या बोला था मैंने, चेक फॉर वन वे सीयर। तो पहले आपका क्या होता है, सीयर फोर्स को कैलकुलेट करना, जिसका मैंने फॉर्मूला बताया था V max इक्वल टू QU इंटू B। तो यही फॉर्मूला लिखो, आपको पहले क्या सीयर फोर्स निकालना है। तो VU इक्वल टू क्या मैंने लिखाया था, QU इंटू B ब्रैकेट में L माइनस A बाई 2 माइनस का D। ठीक, तो ये इससे आप सीयर फोर्स निकाल लीजिए। अब यहाँ सब चीज़ें आपको मालूम है, QU मालूम है, B मालूम है, L माइनस है। अब QU मैंने कितना निकाला था, देखो QU मैंने निकाला, अभी पीछे नहीं इसमें है, QU मैंने कितना निकाला है, ये रहा 131.48। तो 131.48 और हमने B माना है 3.7 मीटर, ब्रैकेट में L की वैल्यू भी हमारी 3.7 मीटर, माइनस का A की वैल्यू हमारी कितनी है 0.450 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का। अब इफेक्टिव डेप्थ ये D, जो हमारे D हमने क्या किया है, निकाला है, रिक्वायर्ड तो इतना है लेकिन हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, 415 mm। ठीक, तो यहाँ जो प्रोवाइड करो वही लिखो, कितना 0.415 mm, इतना हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से अब आपका VU इजीली निकल जाएगा। चलो निकालो, कैलकुलेशन है 131.48 इंटू 3.7 इंटू ब्रैकेट में 3.7 माइनस 0.450 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, फिर माइनस का 0.415, तो ये आपका आ जा रहा है 4188। देखो अब सही है, कैलकुलेशन रॉन्ग कर दिया मैंने, अब सही है 588.63 किलोमीटर। ठीक, कितना 588.6359 किलो न्यूटन, ये इतना सीयर फोर्स हो रहा है। ठीक, ऐसे यूज किया करिए कैलकुलेशन, ये ब्रैकेट वाला है, ये अब मैं डायरेक्ट करता हूँ ना तो गलत हो जाता है। ठीक, तो VU बराबर कितना आ गया 588.63 किलो न्यूटन।
अब यहाँ से हमें शियर फोर्स मालूम चल गया, तो हम क्या अब नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जिसे हम टॉ वी बोलते थे, टॉ वी। अब इसे कैसे निकालते थे, वी यू अपॉन बी इंटू डी निकाल लोगे। तो वी यू हमें मालूम है 588.63 किलो न्यूटन, इन डिवाइड कर दो बी इंटू डी। अब बी हमें मालूम है, ब्रेथ की वैल्यू कितना निकालो 3.7 मीटर, इंटू स्मॉल डी की वैल्यू कितना है 0.415। ठीक, चलो तो यहाँ से हम नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे। निकालो तो 588.63 डिवाइड में आपका 3.7 इंटू 0.415। ठीक, तो ये आपका आ गया 383.34। ठीक, अब देखो यहाँ एक गलती हो गई, नहीं सही है। अब ये हमारा आ गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको mm बदलोगे तो क्या कर दोगे, इसको mm बदलो तो 1000 और यहाँ 10 टू पावर 6 मतलब 10 टू पावर 3 से हम डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 0.383 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, इसे इसमें लाओ, किसमें आ गया 0.383 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यह ध्यान रखिए हमें यहाँ से क्या मिला, टॉ बी 0.383, ये हमारा शियर नॉमिनल शियर स्ट्रेस हो गया। अब हमें क्या निकालना होता है इसके बाद, टॉ सी। ठीक, इसमें दो स्टेप यही है, पहले आपको शियर फोर्स निकाल लिया फिर नॉमिनल। अब आपको टॉ सी निकालना है जिसे रेजिस्टेंस शियर फोर्स बोलते हो। क्या, रेजिस्टेंस शियर स्ट्रेस। अब ये कैसे निकलता था, ये हमारी दो चीजों पे डिपेंड करती थी। किस पे, ये हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा है तो M25, सेकेंड हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है PT। ठीक, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालोगे, उसके पहले आपको एरिया ऑफ स्टील निकालना होगा। तो एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए क्या करोगे, आपको फार्मूला मालूम है एरिया ऑफ स्टील का, क्या 0.5 FCK अपॉन FY, ब्रेकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 MU। अब यहाँ MU चाहे X रखो चाहे Y, दोनों ही सेम ही है, डिवाइडेड बाई FCK B इंटू डी स्क्वायर इंटू में डेप्थ, सॉरी B इंटू डी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, चलो मैं सिर्फ डेप्थ से कर रहा था। तो यहाँ अब सारी वैल्यू मालूम है, एरिया ऑफ स्टील निकाल लो, कितना आ जाएगा 0.5 इंटू FCK की वैल्यू 25, ये 415, ब्रेकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 इंटू, और मोमेंट कितना हमने निकाला था, मोमेंट हमारा आया था इसमें है, मोमेंट हमने निकाला 642.30 इंटू 10 टू पावर 6 कर दो, डिवाइड कर दो 25 इंटू बी की वैल्यू हमारी 3.7 मीटर है, इंटू 1000 से डिवाइड कर दो ये। ठीक, इसको मीटर में करोगे तो सॉरी ऐसे लिख दो 0.370 mm। ठीक, इंटू और आपका ये डी डेप्थ स्मॉल डी की वैल्यू कितना है 415 mm, 0.415 mm। ठीक, इतना है इंटू, और आपका बी की वैल्यू भी मालूम है, देखो इसको मैंने गलत लिख दिया, ये 3700 mm हो जाएगा, 3700 mm, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, 3700 इंटू डी की वैल्यू 0.45 mm। ठीक, ये जैसे 3.7 मीटर था, इसको mm में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, अब एरिया ऑफ स्टील निकाल लो, कितना आएगा एरिया ऑफ स्टील, चलो मैं देख के बता दूं कितना आ रहा है, मेरे पास सोल्यूशन भी है। तो ये है 4506 mm स्क्वायर, इतना एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। ठीक, अब आप परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे कितना, आप 100 इंटू AST डिवाइडेड बाई B इंटू डी करोगे। ठीक, तो इसको आप करोगे तो अप्रॉक्सीमेट ये आपका 30% एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जब आप दोनों से करेंगे उसके बाद टेबल, जैसे हमने शियर स्ट्रेस में पढ़ा था वहाँ पर टेबल में जाएंगे, फिर वहाँ से टेबल में क्या करेंगे इंटरपोलेशन लगाएंगे, तब आपका आ जाएगा टॉ सी की वैल्यू। ठीक, मैं अब डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा।
ठीक, समझ में आ रहा है क्या करना है ना। परसेंटेज ऑफ स्टील और M20 ग्रेड आपको मिल गया। अब यहाँ से जाना है टेबल नंबर 19, जैसे हम CL स्ट्रेस में गए थे वही वाला टेबल चूज करना है। वहां से टॉसी की वैल्यू लेनी है और इंटरपोलेशन लगा के आपको टॉसी की वैल्यू मिल जाएगी। और ये टॉसी की वैल्यू कितनी आएगी ये ध्यान रखिएगा, कितना 0.469 न्यूटन पर mm²। ये मैं आंसर देख के बता दे रहा हूँ, ठीक, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। अभी सोल्यूशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ इतना, ठीक। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, टॉसी। अब हमारा कंडीशन क्या बोलता है कि सॉरी अभी नहीं, अभी इसमें तो उससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर टॉसी रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या करते थे, K इंटू टॉसी। ये टॉसी, इसको टॉसी रेजिस्टेंस लिख सकते हो। टॉसी रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते थे, K इंटू टॉसी। अब K की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो K की वैल्यू हमने बोला था कि अगर आपका डेप्थ हो जो D की वैल्यू ग्रेटर देन 300 mm रहे। मैंने लिखवाया था ना कंडीशन, अगर 300 हो जाए तो वहाँ K की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं। ध्यान है आपको। देखो मैं एक बार और दिखा दूं, अगर ऐसे देखो मैंने ये कंडीशन लिखवाई थी ना कि अगर आपका डेप्थ की वैल्यू 300 से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ K की वैल्यू 1 ले लेना। तो इसलिए हम K की वैल्यू यहाँ 1 ले रहे हैं। तो 1 इंटू 0.469 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा 469 न्यूटन पर mm²। ठीक, ये आपका आ गया टॉसी रेजिस्टेंस। और यहाँ पर अब देखेंगे आप अगर, तो टॉसी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू टॉबी से। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि टॉसी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ज़्यादा है टॉबी से। तो जब ये कंडीशन बनती है तो हमारा सेफ होता है, सेफ किस में होता है, वन वे सीयर में, सेफ इन वन वे सीयर। ठीक, समझ में आया ना। थोड़ा मैं स्लो बता रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो एक बार लेक्चर और देख लेगा। ठीक, चलो तो ये हमारा हो गया वन वे सीयर। अब अगला स्टेप हमारा कौन सा है, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 हमारा होता है टू वे सीयर। स्टेप नंबर 6 हमारा होता है टू वे सीयर। ठीक, अब देखो, अब टू वे सीयर में हम दो चीजें निकालते हैं, एक अप्लाइड पंचिंग सीयर और उसके बाद एक रेजिस्टेंस सीयर। ठीक, तो फर्स्ट हम निकालेंगे अप्लाइड पंचिंग सीयर। ठीक, तो इसको निकालने के लिए VU बराबर हमने पढ़ा था QU इंटू, फॉर्मूला याद है ना, QU इंटू L इंटू B से फिर माइनस कर देते थे वो जो पूरा मतलब क्रॉस सेक्शन कटा था वो वाला एरिया। ठीक, अभी हमने जस्ट पिछले लेक्चर में ही पढ़ा। ठीक, तो क्या था A प्लस D, फिर मल्टीप्लाई करते थे B प्लस D से, यही मल्टीप्लाई करके हम VU निकाल लेते थे। ठीक, चलो तो QU मालूम है, सब वैल्यू मालूम है। एक सेकंड देखो, QU इसमें है, चलो इसमें है। अब देखो QU की वैल्यू कितनी है, 131.48 इंटू लेंथ विड्थ वही है 3.7 मीटर इंटू 3.7 मीटर माइनस A प्लस D। अब A की वैल्यू कितनी है 0.45 mm, इतना है ना, ध्यान है। ठीक, चलो प्लस D की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, D की वैल्यू हमने निकाली 415 mm, मीटर में बदल लो 0.145 mm। ठीक, इंटू B की वैल्यू कितनी है, सेम जितनी A की वैल्यू, कितना 0.450 mm प्लस 0.415 mm। ठीक, तो यहाँ से आप निकालेंगे अप्लाइड पंचिंग सीयर। आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, चलो मैं कर दे रहा हूँ जल्दी से। तो इसे आप करोगे तो ये आ जाएगा 1701.6, इतना किलो न्यूटन आपका आ जाएगा अप्लाइड सीयर। अब ये तो अप्लाई कर रहा है जो सीयर इतना, इसके बाद आपको निकालना है इसमें नॉमिनल सीयर। क्या, नॉमिनल सीयर। अब नॉमिनल सीयर कैसे निकालते हो, नॉमिनल सीयर थोड़ा सा ये बड़ा पड़ता है। ठीक, तो टॉबी इक्वल टू कैसे निकालते हो, VU इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसमें देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, वही जो बचा हुआ एरिया था, मतलब इधर का वही था,
तो इसमें जो क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, जो आपका ये बीच वाला ये क्रॉस सेक्शन बचता है ना, इसका मतलब ये 0.450 चारों साइड का ऐसे देखो 4 इंटू क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 0.450 और प्लस में कर दो 0.45, सॉरी ये आपका कितना है a प्लस टी और ये आपका है b प्लस टी। यहाँ देखो ये गलत हो रहा है, तो यहाँ टॉ v बराबर होगा vu इंटू 4 इंटू, अब ये चारों साइड 1 2 3 4, अब ये चारों साइड कितना है a प्लस डी b प्लस टी, मतलब 0.450 प्लस में d की वैल्यू कितनी है 0.415 इतना है ना, इंटू में इफेक्टिव डेप्थ जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो 0.145। ठीक, तो वी यू हमने ऊपर निकाला 1701.6 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.450 प्लस 0.415 इंटू 0.415, तो यहाँ से आपको टॉ भी मिल जाएगा। ठीक, तो टॉ भी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, मैं चलो देख के बता देता हूँ, ये आपका आएगा 1.185 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर रहा टॉबी के लिए। ठीक, चलो तो ये तो हमारा हो गया अप्लाइड पंचिंग शियर। अब इस पे दूसरा निकालते हैं रजिस्टिंग शियर। अब इसको आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, कैसे, टॉ रजिस्टिंग की वैल्यू, टॉपी रजिस्टिंग की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, के एस इंटू टॉपी सी, इससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ टॉपी सी की वैल्यू हमें निकालना आता है, पहले के एस निकाल लो। के एस बराबर हमारा क्या होता है 0.5 प्लस बी बाई ए बाई बी, तो 0.5 प्लस, अब ये दोनों बराबर ही हैं 0.41, ये ए की वैल्यू कितनी 0.450, इसको काटोगे तो ये वैल्यू 1.5 आ जाएगी। लेकिन हमें पता है कि ये अगर एक से ज़्यादा आ गई तो वहाँ पर हमें के एस बराबर कितना लेना है 1 ही लेके चलना है। तो के एस बराबर हमें 1 मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं टॉ पी सी। तो टॉ पी सी के लिए हमने बताया था जब हम एलएसएम मेथड सॉल्व करते हैं तो वहाँ क्या होता है 0.25 अंडर रूट एफ सी के, ये फॉर्मूला होता है। तो 0.25 अंडर रूट एफ सी के की वैल्यू कितनी है 25, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, मतलब 5 में 25 का मल्टीप्लाई 0.25 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा 1.25। ठीक, तो 1.25 ये आपका क्या आ गया टॉ पी सी की वैल्यू। तो यहाँ से टॉ पी सी की वैल्यू कितनी आ गया 1.25, समझ में आ रहा है ना। चल, तो यहाँ से टॉ पी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1.25, तो टॉ पी सी की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, तो हम हमेशा क्या चाहते हैं, एज वी वांट क्या, कि जो टॉपी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा है भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉपी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है टॉ वी से, तो मतलब हमारा क्या सेफ है किसमें 2 वे शियर में, हेंस सेफ इन 2 वे शियर, हेंस सेफ इन 2 वे शियर। ठीक, चलो तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, निकाल लिया 2 वे शियर के लिए। अब इसके बाद हम जब कॉन्टिन्यूअस और स्ट्रिप का पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ मैं डिजाइनिंग स्टेप बताऊंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत लॉन्ग होते हैं ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। अब यहाँ तक कर लिए तो आपका समझो अब ख़त्म ही है पूरी मुश्किल। अब स्टेप नंबर जो भी हो, मान लो स्टेप नंबर कितना था, चलो 6 मान ले रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो स्टेप नंबर अब 6वां हमारे इसके बाद क्या होता है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना, क्योंकि हम पहले ही कर चुके, एएसटी हमने पहले ही निकाल लिया। क्या निकाला था, देखो यहाँ ही निकाला है, कहाँ, यहाँ निकाला था एरिया ऑफ स्टील, यही आपका आएगा कितना 4506 mm स्क्वायर, इतना ही आएगा, कोई बदलाव नहीं, कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, तो क्या कोई अलग आएगा नहीं, तो एरिया ऑफ स्टील यही रहेगा। ठीक, बस आपको क्या करना है, कुछ डाया जूम कर लो। ठीक, तो ये एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में सेम का सेम रहेगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक, हमने वहां भी निकाल के देख लिया, तो एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों एरिया ऑफ स्टील यही आएगा। आपको अगर कोई दिक्कत होगा फिर से निकाल के देख लेना। ठीक,
चलो, तो मैं कुछ डाया मान ले रहा हूँ, मान लो डाया 20 mm का अगर मैं मान लूँ तो नंबर ऑफ बार्स कितना आएगा, तो AST डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 20 mm का स्क्वायर। चलो देखते हैं कितना नंबर ऑफ बार्स आ जाएगा, तो ये π/4 इंटू 20 mm का स्क्वायर। चलो करते हैं, देखो 4506 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 14.34 अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा सा ज़्यादा मान लो तो ये सब में मान ले 14 से हम मान लेंगे 16 नंबर ऑफ बार्स। ठीक, ऐसे आप दूसरी डायरेक्शन में भी मान लेना। उसके बाद स्टेप नंबर 7 लास्ट कर देना। स्टेप नंबर 7 क्या, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक, चलो तो ये आपका लास्ट स्टेप और हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, चलो ऐसे तो क्वेश्चन आते नहीं इसके, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आएगा तो आप स्टेप्स जो बताए हैं वो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो तो इसके बाद हम कंटिन्यूस और स्ट्रिप्स, ये दो आपके सिलेबस में, इनकी हम डिजाइनिंग स्टेप देख लेंगे। उसके बाद रिटेनिंग वॉल पढ़ना है। ठीक, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। यहाँ तक तो मुझे लगता है बहुत कम लोग ही रुके होंगे, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग बहुत लोग को नहीं समझ में आती। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।